हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि अपना रे ऑप्टिक्स चल रहा था, रे ऑप्टिक्स के बाद आज हम बात करेंगे प्रिज्म की। नाम काफी कॉमन है और डिवाइस भी प्रिज्म के बारे में बोला जाता है। अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज प्रिज्म, तो जो ही हम बोलते हैं व्हाट इज प्रिज्म, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है अच्छा प्रिज्म वही जो व्हाइट लाइट को 7 कलर में डिस्पर्स कर देता है। ठीक है, सिंपल यही तो लगता है ना कि भाई चलो व्हाइट लाइट है 7 कलर में कर दिया काम खत्म, यही हो गया प्रिज्म। ठीक है भाई, ऐसा नहीं होता है। आप सोप बबल को भी देखोगे तो उसको भी ध्यान से देखिएगा तो उससे भी 7 कलर दिखाई देते हैं अलग अलग टाइप के बने हुए। तो क्या वो भी प्रिज्म है? बाइनोकुलर आते हैं, बहुत कॉस्टली तो नहीं लेकिन जो नॉर्मल रेंज के बाइनोकुलर आते हैं, आप देखिएगा किसी डिवाइस को, मतलब डिस्टेंस पे कोई, जैसे आप वो जाते हो क्या कहते हैं नेशनल पार्क या कहीं जाते हो तो आप देखते हो टाइगर या कुछ भी देखते होगे तो उसके किनारे किनारे भी दिखाई देता है कि हाँ भाई किनारे किनारे वायलेट नीचे रेड कलर, तो क्या वो भी प्रिज्म हो गया? ऐसा नहीं है। तो प्रिज्म की डेफिनेशन ये नहीं होती है। ठीक है, प्रिज्म की डेफिनेशन ये होती है, प्रिज्म अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रिज्म एक ऐसा डिवाइस होता है। कभी भी आप अगर प्रिज्म की बात करोगे तो प्रिज्म एक ऐसा डिवाइस होता है जो टू साइड में ट्रायंगुलर और 3 रेक्टेंगुलर, देखिएगा एक ऊपर एक इधर एक नीचे, और टू साइड में ट्रायंगुलर यानी 2 ट्रायंगुलर एंड 3 रेक्टेंगुलर ट्रांसपेरेंट सरफेस। प्रिज्म को अगर आप बात करिएगा प्रिज्म की, तो प्रिज्म के लिए हम ये बोलते हैं कि प्रिज्म एक इज अ डिवाइस और ऑप्टिकल डिवाइस। प्रिज्म इज ऑप्टिकल डिवाइस बाउंडेड बाय 3 रेक्टेंगुलर, 2 साइड एक नीचे, एंड 2 ट्रायंगुलर फ्रंट एंड बैक। ठीक है, ट्रांसपेरेंट सरफेस। और ये जो वर्टिकल इंक्लिनेशन होता है इसी को हम बोलते हैं प्रिज्म एंगल ए, प्रिज्म एंगल, और इसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो क्लियर है प्रिज्म क्या होता है? इट इज अ डिवाइस बाउंडेड बाय इट, सॉरी, प्रिज्म इज एन ऑप्टिकल डिवाइस बाउंडेड बाय 2 ट्रायंगुलर एंड 3 रेक्टेंगुलर ट्रांसपेरेंट सरफेस, इनसे बाउंड होता है। अब इसके आगे समझिए थोड़ा सा जो आपको बताना है। 7 कलर में लाइट को लेके चला जाता है। ठीक है, 7 कलर में। आप वीडियो कहीं पॉज कीजिएगा और आगे आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा रीजन क्या है अगर पता है तो, अदरवाइज तो कंटिन्यू देख ही सकते हैं इसको। तो होता क्या है, क्या रीजन है इसका? एक ग्लास स्लैब अगर आप ले लेते हो, मान के चलिए कि आपके पास अगर कोई ग्लास स्लैब है इस टाइप से, तो ये तो 7 कलर में नहीं करता। इससे तो अगर व्हाइट लाइट जाती है तो ये व्हाइट लाइट उसी में कन्वर्ट हो जाती है। अगर यहां से एक लाइट गई, ये कौन सी लाइट है? व्हाइट लाइट। तो ये जैसे जाएगी वैसे ही चली जाती है, इसमें तो कहीं 7 कलर नहीं दिखता। लेकिन अगर हम प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म में आप क्या देखते हो, ये चली गई लाइट, ये कौन सी है? व्हाइट लाइट। इसको अगर आप देखोगे तो 7 कलर में हो जाती है। ये रेड और ये हो गया वायलेट मान लो, बाकी तो आपको भी प्योर पता ही है। ऐसा क्यों होता है? सवाल ये है कि यार ये भी ग्लास है ये भी है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि प्रिज्म में क्यों 7 कलर का हो जाता है और इसमें क्यों नहीं होता? तो आइए पहले इसको समझते हैं। देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। मोस्ट प्रॉब्ली मैं श्योर हूं कि मैक्सिमम लोगों ने इसमें ये नहीं सोचा होगा कि ऐसा क्यों होता है। हाँ, ये पता है लाइट आ रही है, चलो 7 कलर में हो जाएगी काम खत्म, बस इसके अलावा कुछ नहीं भाई, छोड़ो जाने दो, कोई मतलब नहीं।
लेकिन होता क्यों है? अरे ये तो हो जाता है सेवन कलर, अब क्या मतलब है क्यों होता है? क्यों नहीं मतलब है भाई? फिजिक्स है, मतलब होना चाहिए। तो क्या मतलब है इसका? क्यों? भाई ये कहता है कि यार हमारा थोड़ा शेप ही तो अलग है। इसने बोला इससे प्रिज्म से कि यार तुम्हारा शेप और हमारा शेप अलग अलग है, बाकी सब चीजें तो सेम है। तुम भी ग्लास के बने हुए, हम भी ग्लास के बने हुए हैं, ठीक है? तुम्हारा भी थ्री डायमेंशनल शेप है, हमारा भी थ्री डायमेंशनल शेप है। तो यार ऐसा क्या होता है कि तुम्हारे पास व्हाइट लाइट जाती है तो तुम्हारा सेवन कलर में डिस्पर्जन हो जाता है, और मेरे पास व्हाइट लाइट आती है तो व्हाइट लाइट वैसे ही पास हो जाती है। यार दिक्कत क्या है? हम तुम ऑलमोस्ट में, हम ऑलमोस्ट, ये जो वर्ड है ना ऑलमोस्ट, बस प्रॉब्लम यही है। ये जो बोला ना ऑलमोस्ट, देखिए शेप का बहुत इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट कैसे पड़ता है ये देखिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये व्हाइट लाइट आई यहां पे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कलर का यहां पे व्हाइट लाइट आती है तो जब एंटर करती है तो आपको सही बताएं तो डिस्पर्जन हो जाता है मटेरियल के अंदर। मटेरियल के अंदर डिस्पर्जन हो जाता है भाई। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बात करोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है C अपॉन V। C means speed of light in air or vacuum, and V speed of light in the medium. Speed of light in the medium. सिंपल है। अब इसका मतलब कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है तो ये स्पीड भी क्या होगी? डिफरेंट। एग्जैक्टली यही होता है। जो ही व्हाइट लाइट एंटर करती है, अगर हम यहां पर भी व्हाइट लाइट एंटर करा दें, यहां पर भी, चलिए यहां पर भी हमने क्या किया कि व्हाइट लाइट को एंटर करा दिया, ये आ गई अपने पास व्हाइट लाइट। दोनों जगह एंटर करने के बाद आप समझ जाइए दोनों में ही डिस्पर्जन हो जाता है, इसमें भी हो जाता है और इसमें भी। ये हो गया रेड और ये हो गया वायलेट। ये हो गया वायलेट यहां पे। तो चलो बहुत सारी लाइट आ रही है, सभी लाइट में रेड और वायलेट एक दूसरे पर ओवरलैप किए हुए हैं। अब आगे कॉन्सेप्ट समझिएगा। रेड और वायलेट में आप अगर इस फॉर्मूले का यूज करो तो V इक्वल टू क्या होता है? C अपॉन म्यू, यानी V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उसकी स्पीड उतनी ही कम होगी भाई। अब आप कहोगे सर तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट का होता है, स्पीड सबसे कम हो गई, और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का होता है तो उसकी स्पीड ज्यादा हो गई। चलो ठीक है, अब आगे क्या? अब आगे ये कि इन दोनों का डायग्राम का जो शेप की बात करते हैं उस पर सोचो। शेप की कौन सी बात करेंगे? तो ध्यान से देखो, इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए, ये दोनों सरफेस पैरेलल हैं, ये दोनों सरफेस पैरेलल हैं। उसका क्या? उसका ये कि रेड लाइट की स्पीड ज्यादा है तो इसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है, वायलेट लाइट की स्पीड कम है तो इसको कम डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है। ठीक है? क्यों? क्योंकि रेड लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है तो क्या होगा? स्पीड ज्यादा होगी। वायलेट लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है तो स्पीड क्या होगी? कम होगी। तो हाँ देखो, वायलेट लाइट, अच्छा, जिसकी स्पीड कम होगी वो ज्यादा इंक्लाइंड होगा टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये हो गई वायलेट, ये हो गई रेड। तो रेड की स्पीड ज्यादा है तो डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ा, वायलेट की स्पीड कम है तो डिस्टेंस कम कवर करना पड़ा। और फिर क्या होता है कि आगे आके यहाँ दोनों फिर मिक्स होके और एक साथ फिर बाहर निकल जाते हैं व्हाइट लाइट के फॉर्म में। लेकिन
यहां कंडीशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। यहां ध्यान से देखिए तो रेड लाइट की स्पीड ज्यादा है और डिस्टेंस कम कवर करना है। वायलेट लाइट का स्पीड कम है और डिस्टेंस ज्यादा कवर करना है। हो गया लोचा। अब इन्हें मिक्स होने का टाइम ही नहीं मिलता। जब तक वायलेट यहां पहुंचती, रेड वहां पे पहले पहुंच चुका होता है और बाहर निकल जाता है। और यहां फिर वायलेट को अकेले यहां से निकलना पड़ता है। क्या करें? ऑप्शन क्या है? यही है। बात आई समझ में? यहां पे रेड को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है तो उसकी स्पीड ज्यादा है। वायलेट को कम डिस्टेंस करना पड़ता है तो स्पीड कम है, फिर दोनों रिकंबाइंड होकर बाहर निकल जाते हैं। लेकिन प्रिज्म के केस में क्या होता है, आप ध्यान से देखिए तो रेड ऊपर है, ऊपर ज्यो ज्यो आप ऊपर चलते चले जाइएगा धीरे धीरे आपकी डिस्टेंस कम होती जाएगी। तो रेड पहले पहुंच जाता है, वायलेट बाद में पहुंचता है। तो वायलेट के पहुंचने से पहले रेड बाहर निकल जाती है। इसीलिए प्रिज्म में 7 कलर में डिस्पर्जन होता है। ठीक है, अब हम आते हैं इसी में प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना, फला आदमी डेविएट हो गया, फला आदमी डेविएट हो गया, यार पाथ से उसका डाइवर्जन हो गया। एक डाइवर्जन होता है, एक डेविएशन होता है। डेविएशन तो यहां पर भी वही है, एंगल ऑफ डेविएशन की बात करते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड इमरजेंस रे। इंसिडेंस रे और इमरजेंस रे के बीच का जो एंगल होता है, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और इसको हम क्या करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं किससे? डेल्टा से। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड इमरजेंस रे एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। अब आप कहोगे ठीक है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा आप इसको बताइए भी तो। हम कहते हैं चलो भाई, बताना तो है ही। तो ये हो गया अपना प्रिज्म। ठीक है, ये हो गए प्रिज्म। अब हम क्या देखते हैं कि एक रे आई, यहां से एक रे आई, यहां से मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक समझ रहे हो? एक ही कलर की जो भी है, यहां से एक लाइट आई मोनोक्रोमेटिक। अब आपको पता है रे पास हो रही है रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो ये कहां जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये आ गई। अब रे यहां से पास हो रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी और ये यहां से निकल गई। कहानी इसी के आगे की है भाई, कहानी इसी के आगे की है। देखो कैसे कैसे, ये देखिएगा, इसको हम आगे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दें और इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर दें। ठीक है, ये पीछे हो गया। तो ये जो एंगल होगा डेल्टा, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अब समझिएगा कुछ कुछ चीजें और आपको बता दें इसी के साथ। इसको हम बोलते हैं I1। ये हो गया अपने पास R1, ये हो गया अपने पास R2 और ये है I2। ठीक है,
या इसी को कुछ बुक्स ने यूज किया है ई, एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, तो फिर मैं बता दूं व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड इमरजेंस रे, डिनोटेड बाय डेल्टा। ये होता है एक्सप्रेशन। क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है आपको एक चीज बता दें, एंगल ऑफ डेविएशन में, एंगल ऑफ डेविएशन में ग्राफ बनता है यहां पे, ये बनेगा ग्राफ। ये हो गया आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एंगल बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन, इनकी बात करने जा रहे हैं, इनके बीच का क्या रिलेशन होता है। तो ये जो ग्राफ बनता है, ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ये ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है, ये ग्राफ। इस चीज को समझिएगा, इसका मीनिंग क्या है। तो देखिए, स्टार्टिंग में आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर रहे हो तो एंगल ऑफ डेविएशन कम हो रहा है। ठीक है, और कम होके कहां तक आएगा भाई, अगर देखा जाए तो कम होके ये आता है, यहां ध्यान देना, यहां तक। इसी को हम बोलते हैं डेल्टा एम, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, स्टार्टिंग में आप इस आई को, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये I1 से इनका मतलब I से है। ठीक है, इसको हम धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता गया, होता गया, होता गया, एक मिनिमम वैल्यू तक जाता है जिसको कि हम बोलते हैं डेल्टा एम। ये डेल्टा एम जो है ना, यही है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा एम मीन्स मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ये इनका मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है। तो डेल्टा एम मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पे जाता है, फिर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हो तो एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, यानी इस आई को आप पहले अगर इंक्रीज करोगे, तो अगर इसको आपने यहाँ पे इंक्रीज किया तो आपका यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन धीरे धीरे कम होने लगता है। आई को इंक्रीज किया, एंगल ऑफ डेविएशन कम होने लगता है। जैसे किसी आदमी को दबाओगे ना, तो पहले वो दबता है, फिर मिनिमम जब तक टॉलरेट कर दबता है, फिर वो सर उठाना शुरू करता है, यार अब जो होगा सो देखेंगे। तुम अगर ज्यादा बोलोगे तो मैं भी बोलूंगा, बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हें। वही कंडीशन यहाँ पर भी होता है। स्टार्टिंग में आई बढ़ता है तो ये दबता चला जाता है, दबता जाता है, कब तक, डेल्टा एम तक, ये जो इसकी मिनिमम वैल्यू है यहां तक। इसके बाद कहता है यार बहुत हो चुका, अब तुम बढ़ोगे तो मैं भी बढ़ूंगा, ये कंडीशन होती है। अब इसमें एक चीज आपको याद रखना है, याद ये रखना है, व्हेन डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम, जब आपका डेल्टा डेल्टा एम के इक्वल होता है, यानी कि ये जो डेल्टा की वैल्यू डेल्टा एम के इक्वल होता है, तो I1 किसके इक्वल होता है, I2 के, एंड R1 इक्वल टू R2। यानी मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पे ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल, और ये R1 इस R2 के इक्वल होता है जब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होता है। अब I1 I2 R1 I1 I2 R का A के साथ, जो प्रिज्म एंगल यहाँ पे होता है, प्रिज्म एंगल A के साथ, डेल्टा के साथ, इनके क्या रिलेशन है ये हमें देखना है। तो इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, कमेंट जरूर करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।